हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। आज से 75 साल पहले ये मुल्क बरतानिया हुकूमत के कब्जे में था। बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी की जद्दोजहद में लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद करा लिया। आज़ादी मिलने के बाद मुल्क को चलाने के लिए और इस मुल्क की समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए एक आइन की ज़रूरत दरपेश थी, जिसके लिए हमारे रहनुमाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जिम्मेदारी सौंपी। भीमराव अंबेडकर की सरबराही में ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत का आइन तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया और ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारत के आइन में समाज के हर तबके के हुकूक और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर ख्याल रखा गया है। इसीलिए हिंदुस्तान में एक मुश्तरका कानूनी निज़ाम है। हिंदुस्तान का आइन अपने लचीलेपन की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। भारत सरकार ने इस मौके पर आज़ादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव की शक्ल में इसे सेलिब्रेट करने का अज़्म लिया। आज़ादी के इन 75 बरसों में मुल्क में बदलते हालात के पेश नज़र हमारे आइन में भी वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। मुल्क की जमहूरियत को मजबूत बनाने में हमारे मुल्क का लचीला आइन एक कलीदी रोल अदा करता है। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है हमारी तरक्की हमारा संविधान। आओ मिलकर खुशी मनाएं, जश्न है आज़ादी का, फ़ख्र 75 बरसों पर जिनमें तय किया सफ़र कामयाबी का। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद आबो हवा में सांस ली। हमारे देश के लोग ग़ुलामी और गरीबी की शिद्दत से आगे बढ़े और छुआछूत, अशिक्षा, असमानता की बेड़ियाँ तोड़ी। आज़ादी की जंग में हमने बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत ज़्यादा पाया भी। आज हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तेज़ी से तरक्की करती हुई इकनॉमी है। 75 बरसों में हमने तरक्की की कई मनाजिल तय की और इन 75 बरसों में हमारी तरक्की में हमारे संविधान और हमारे कवानीन ने अहम रोल निभाया है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम उन अहम कवानीन की बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारे मुल्क की तरक्की को रफ्तार दी, एक नई राह दी, और उन अदालती फ़ैसलों पर भी बात की जाएगी जिनसे हमारे मुल्क की नींव और ज़्यादा मजबूत हुई। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 3 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ACP राजेंद्र सिंह साहब, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं समाजी कारकुन अर्चना अग्निहोत्री साहिबा, और हमारे तीसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील अजय कुमार पांडे साहब। आप तीनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और इनके साथ ही आज स्टूडियो में हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो आने वाले वक्त का भविष्य हैं और हमारी अदालती निज़ाम में इनका अहम रोल होगा आगे चलकर। आज वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत रखेंगे और उसके साथ साथ जो भी उनके सवालात हैं वो भी हमारे मेहमानों से पूछेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल मेरा होगा रिटायर्ड ACP राजेंद्र सिंह सर से। सर, आज़ाद हिंदुस्तान, आज फ़ख्र के साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसी भी मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे अहम मसला होता है लॉ एंड ऑर्डर, कैसे चलेगा देश। इन 75 सालों में आपको वो कौन से अहम मौके नज़र आते हैं, कौन से अहम कवानीन नज़र आते हैं जिनके ज़रिए आज हम इस मुकाम पर हैं? ये बात ठीक है, एक देश की प्रोग्रेस होती है। 75 साल का हमारा इतिहास है और उसमें गवर्नमेंट और कानून, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इम्पोर्टेंट एक अहम रोल होता है। ये फैक्ट है कि सरकारों की ये एक जिम्मेवारी है कि वो अपने वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं या जो डाउन ट्रोडन है या जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं, उनको जो है अपने कानून की हेल्प से उनको उस जो मेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनके साथ उनको ले चलें। और ये एक कोशिश होती है, एक वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट भी है
कि हम एक इक्वलिटी को दर्शाएं और गवर्नमेंट उसी लिहाज से काम करे। हमारी सरकार ने भी इस 75 सालों में कानून को एक ऐसा अमली जामा पहनाया है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो कानून है या पॉलिटिकल के ग्रोथ के जो कानून है वो तो है ही हमारे लिए, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया ही किया है। लेकिन एक सोशल लेजिस्लेशंस के फील्ड के अंदर जिससे कि जो कम्युनिटी अभी तक इग्नोर्ड थी या जिनको कि हमारा पिछला 2200 साल का जो इतिहास था पीछे जो है, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो उस टाइम हमारी कुछ कुरीतियाँ थी, हमारे धर्म में कुछ कुरीतियाँ थी, हमारा रिलीजियस टोन से रिलेटेड धर्म था और वो कानून जो है बहुत ही ज़्यादा सिविल कोड के लिहाज से उनको नहीं देखा जाता था। तो इसलिए हमने अपने जो भी पर्सनल जो हमारे कानून थे उनको हमने बदला। हिंदू कोड बिल लाए, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट थे या जो सक्सेशन एक्ट था या जो हमारे अडॉप्शंस के एक्ट थे, मेंटेनेंस के एक्ट थे या विमेन रिलेटेड जो हमारे कानून जो इस 75 साल में जो बनाए गए हैं, बच्चों से रिलेटेड का है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कुछ हैं और कुछ आप ट्रांसजेंडर से भी रिलेटेड कुछ केसेस हैं। तो हर जो सेगमेंट था जो सोसाइटी का उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी इस हमारे इस 75 साल के इतिहास की कि हमने पीछे किसी को नहीं छोड़ा। हर गवर्नमेंट का ये जिम्मेवारी रही है और उसने जिम्मेवारी बखूबी पूरी करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ इस 75 साल में हमने उन क्लासेस को एड्रेस किया है जिनकी ज़रूरत थी, जो गवर्नमेंट की एक प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो डिफरेंट हमारी कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी समय समय पर कुछ ऐसे कानून उनको इंटरप्रेट किया और नए नए कानून उन्होंने एक तरह से हेल्प किया बनाने में कि उनके जो भी डिसीजंस आए हैं, जो भी जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं, वो भी उसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि जिससे कि हमारे प्रोटेक्ट किए जा सके, सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है इंश्योर किया जा सके। क्योंकि हमारी प्लूरल सोसाइटी है, जो इंडियन जो है प्लूरल सोसाइटी है, तो कोई भी सेक्शन सोसाइटी का है वो ऐसा फील ना करे कि वो नेगलेक्ट कर दिया गया या इस देश में उसको जो है वो हेल्प नहीं की जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखा है कि लास्ट आदमी भी PIL के थ्रू भी वो उसको एड्रेस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। एक कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ 75 सालों में ये एक सोशल लेजिस्लेशन जो किया है और अब पुलिस ने उनका कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना एग्जीक्यूट किया उसको ग्राउंड्स पे, और उसका रिजल्ट्स क्या रहा, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो इंटेंशंस थी वो बहुत अच्छी थी। इंटेंशंस बहुत अच्छी थी और आपने तमाम बातें बताई कि मुल्क के तमाम तबकों को शामिल करने की कोशिश की गई उस तरक्की में जिस तरक्की की आज हम बात कर रहे हैं। अर्चना जी, आप भी खातून हैं और मुल्क की तरक्की में भी ख्वातीन का अहम रोल है। ख्वातीन की तरक्की के लिए, ख्वातीन की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कौन से अहम कवानीन आपको नजर आते हैं इन 75 सालों में जिन्होंने हमारे देश को एक दशा दी? देखिए, एक तो एंटी डाउरी एक्ट जो बना वो बहुत ज़रूरी था अपने समाज के लिए, पॉक्सो एक्ट, और अभी जो 3 तलाक का कानून बना महिलाओं के लिए, मतलब अक्रॉस द रिलीजन ऑल्सो महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं उससे समाज में एक रिफॉर्म आ रहा है। और इसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए, इसके अलावा जनधन के खाता बनाने के जो कानून बना, गरीब से गरीब आदमी का खाता खुलना बहुत मुश्किल बात थी, अब वो हर कोई खुलवा सकता है। क्योंकि मुझे पता है, मैं अपनी मेड का खाता खुलवाने के लिए खुद गई थी। अब और जो गरीब लोग हैं सब अपना खाता खुद खुलवा रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम के लिए जो कानून बनाया गया, ये इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट दे रहा है। गरीब से गरीब आदमी भी अब ये कहता है, प्लम्बर एक आया था कह रहा था कि अब हमें प्रधान जो है गांव का, उसके आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है कोई भी स्कीम लेने के लिए, मुझे पता है मेरा हक मुझे मिलेगा। तो ये जो हक और एम्पावरमेंट आया है, कॉन्फिडेंस आया है, सेल्फ रिस्पेक्ट आई है गरीब से गरीब में, ये जो कानून में बदलाव आए हैं ये देश को बहुत तरक्की भी कराएंगे और बदलाव आ रहा है। तो मेरे लिए ये कानून बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको कि मैं कहना चाहती हूँ कि 75 सालों के जो बदलाव में इनका बहुत अहम रोल है। बहुत खूब। काफ़ी देर से खामोश हैं अजय कुमार पांडे सर। एक अधिवक्ता के लिए बड़ा मुश्किल होता है इतनी देर खामोश रहना, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है वकील के तौर पर, और आज़ादी के भी 75 साल हो गए हैं। आपकी नज़र में वो कौन से कवानीन आपको नज़र आते हैं जो वाकई देश को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन उर्दू के जानिब से पूरे देशवासियों को
आज व्योम आज़ादी की शुभकामनाएं, मुबारकबाद अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूं। वास्तव में यह बहुत गर्व का विषय है कि आज हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। जहां खुशी है वहीं हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं। एज ए सिटीजन, एज एन एडवोकेट, या जो भी जुडिशियल रिफॉर्म में एनजीओस के सोशल सेक्टर से यहाँ अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, पुलिस के साथ काम कर चुके और पुलिस के रिफॉर्म पे काम कर रहे रिटायर्ड पुलिस से यहाँ पे लोग जुड़े हैं, और आप तमाम हमारे लॉ स्टूडेंट्स यहाँ आज फैकल्टी में आए हैं। हमारा अगला लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि आज़ादी के जब हम 100वें साल में प्रवेश करेंगे, 25 साल का मिशन क्या है, उस 25 साल को हम कैसे अचीव करने जा रहे हैं, यह एक सवाल है जो मैं एक शेर के जरिए कहना चाहूँगा। जब हम आज़ाद हुए, जब हम बड़े हुए, तो अक्सर यह सुनते हुए बड़े हुए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, जी वतन पे बढ़ने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी, बहुत खूब। साथियों, क्या 100 साल बाद भी शहीद जो इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, उसके लिए हम एक दिन का समय निकालेंगे तो हमारा देश महान होगा? क्यों नहीं हम उन शहीदों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन देशभक्तों के लिए रोज समय निकालें, 1 घंटा समय निकालें। ये कानून से नहीं आएगा, ये संविधान से नहीं आएगा। तो ये जो सोच में परिवर्तन की एक बात मैं करना चाहूँगा, जो किसी संविधान, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी सोशल सेक्टर और किसी मीडिया चैनल से नहीं आने जा रहा है। ये आप युवा अपनी सोच में तक, क्योंकि आप बहुत खुश नसीब हैं, मैं भी शामिल हूँ। हम उस पीढ़ी के नुमाइंदे हैं जिन्होंने गुलामी की फिजा में सांस नहीं लिया है। आप उनसे जाके पूछो, जिस दिन वो पैदा हुए यह मुल्क गुलाम था, उन्होंने गुलामी की हवा में सांस ली है, गुलामी का दंश झेला है। हम आप सौभाग्यशाली पीढ़ी से हैं कि जब हम आज़ाद हुए तो हम पैदा हुए तो हमारा मुल्क आज़ाद था। इस बात पे गर्व करना सीखो, और जो तुम्हारी मंजिलें हैं उसको आगे बढ़ाना सीखो। फिर कहीं कानून की बात आती है, मैं करूँगा कानून की बात। मैं अगर समझता हूँ इस 75 साल में आज हम यहाँ बैठे हैं और इन पे बात कर रहे हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था, जो पहला कानून था, वह था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत भारत एक गणराज्य बना, भारत स्वतंत्र हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू करने से पहले ब्रिटिश की पार्लियामेंट में वो रिजोल्यूशन पास कराना पड़ा, जिसमें यह कहा ब्रिटिश की हुकूमत ने कि जाइए हम भारत को आज़ादी देते। तो वो जो एक्ट था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, दैट्स द सिग्निफिकेंट, जहां से हमारे इस नए मॉडर्न हिंदुस्तान का, वैसे तो हिंदुस्तान 5000 वर्ष पुराना मुल्क है, लेकिन हम आज जिस हिंदुस्तान की बात इस स्टूडियो में कर रहे हैं, इस मौके पे कर रहे हैं, उसकी शुरुआत इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से होती। बहुत खूब। मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा, और अगला सवाल मेरा फिर एसीपी सर से होगा। सर, पुलिस तो अंग्रेजों के वक्त में भी थी, कॉलोनियल पुलिस। उसके बाद अब आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर उस पुलिस का रोल कितना डिफरेंट हो गया था, कितनी जिम्मेदारियां उसकी बदल गई थी, और क्या कुछ चैलेंजेस थे? पुलिस के बारे में बड़ी भ्रांति है, और खुद पुलिस को भी ये भ्रांति है कि उसको काम किस माहौल में करना है। ये बात फैक्ट है कि जब कॉलोनियल पुलिस थी, उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे हम उनके शासन को बरकरार रखें। उसके लिए चाहे जनता के कितने भी राइट्स को वायलेट करना पड़े, कितना भी दमन करना पड़े, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनका पर्पज़ ये था कि उनके कॉलोनियल रूल को मेंटेन करें। लेकिन क्या है कि उसके बाद जब जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमारे पुलिस को हमारे ही लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। अब माइंडसेट की बात थी, क्योंकि हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। एक ब्रिटिश लेगेसी थी जिसको कहते हैं पावर ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ पॉलिसिंग, मतलब जिसमें कि शक्ति थी, शक्ति प्रदाय एक सिस्टम था। उससे हमने अब हमारे सिटीजन्स जो फ्री थे, उन्होंने हमें एक्सपेक्ट किया
कि अब ये सर्विस ओरिएंटेड आउटलुक देखेंगे, मतलब सर्विस रेंडर करेंगे टू द कम्युनिटी। अब ये कोई लॉ एंड ऑर्डर मशीन नहीं रहेगी, ये एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करेगी। और इसका एस्पेक्ट सिर्फ नेगेटिव नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम है या लॉ एंड ऑर्डर है। इसका रहेगा सोशल चेंज और सोशल डिफेंस में भी पुलिस का एक महत्वपूर्ण रोल सोचा गया था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो स्टेट पॉलिसी है उसमें भी ये चीज़ सोची गई थी कि पुलिस का इतना अहम रोल रहे। अब पुलिस, क्योंकि माइंड सेट वही था, हमारी वर्दियां चेंज हो गई, हमारा डंडा धीरे धीरे हटा दिया, चेंज हो गया, लेकिन वो माइंड सेट में उतना बदलाव नहीं आया जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ कमीशंस, कुछ कमेटी भी बहुत टाइम से हमारी बनती रही, लेकिन वो भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो हमारे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, कोर्ट का रोल बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है, वॉचडॉग की तरह काम करती है पब्लिक भी, तो पुलिस को भी अपने आप को अब बदलाव की तरफ देखना पड़ेगा। ये बात फैक्ट है कि पुलिस जो है एक सोसाइटी का अहम हिस्सा है, वो इसका पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिसमैन कहीं सिंगापुर से इंपोर्ट करके लाए गए हैं, ऐसा नहीं है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम सोसाइटी। अगर पुलिस खराब है तो ये मान के एक पैरामीटर्स होता है कि किसी अगर सोसाइटी की पुलिस खराब है तो सोसाइटी भी उसका रिफ्लेक्शन है। सो पुलिस का जो वर्किंग है, जो कार्यशैली है, वो सोसाइटी की कार्यशैली से अलग नहीं हो सकती। तो इसको अलग करके देखना एक बहुत गलत हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। हाँ, ये है हमारी पुलिस की यात्रा जो है खासकर बहुत बड़ी तेज़ी से रही है। खासकर हम विमेन रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उसके अंदर अब पुलिस में के माइंड सेट में भी बदलाव आया है। बच्चों से रिलेटेड जैसे बताया मैम ने, पॉक्सो हैं, या जो 2013 का जो अमेंडमेंट है निर्भया गैंगरेप के केस के बाद, वो एक थोड़ा सा बदलाव अब हम फील कर रहे हैं। अगर कमीशंस की रिपोर्ट और कमेटी उनके जो पुलिस की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका अगर निदान बहुत जल्दी कर देंगे तो हो सकता है कि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से एक प्लूरल सोसाइटी की एक गौरे कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि पुलिस जो है वो न्यूट्रल रहेगी, सेकुलर रहेगी, जो वीकर सेक्शंस उसको हेल्प करेगी। तो वो कंसेप्ट की तरफ पुलिस को जो है वो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी होपफुल कि ऐसा बहुत जल्दी होगा। हाँ, आपकी भी जो रिकमेंडेशन थी उनको भी काफ़ी हद तक तस्लीम किया गया। हाँ, और उसको लागू भी कर दिया गया। ये मैं बहुत खुशी की बात है कि आपने उस ताल्लुक से जो रिकमेंडेशन दी थी उनको एक्सेप्ट किया गया। मैडम, जैसे आपने कहा कि डाउरी एक्ट को आप बहुत ज़्यादा मानती हैं, आखिर ऐसा क्या था मुल्क में कि एक कानून डाउरी के लिए लाना बहुत ज़रूरी था? आज़ादी के बाद कुछ समय बाद से समाज में ऐसा होने लगा था कि महिला सिर्फ हर तरीके से उससे फ़ायदा उठाना, उपभोग शब्द हालांकि इस्तेमाल होता है, उपभोग का उसको सेंटर मान लिया गया था। हर तरीके से उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर शादी भी हो रही तो लड़की दहेज लेके आए। हालत ये होने लगी थी कि हर घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कितना भी गरीब माँ बाप हो, उस बेचारे को अगर लड़की हो गई है तो उसको सिर्फ दहेज देने की तैयारी करनी है। दहेज देना है तो फिर उसको पढ़ने नहीं देना, क्योंकि पढ़ने में खर्चा होगा, वो पैसा जमा कर दो। वो लड़की एक समाज का हिस्सा नहीं बन सकती थी डाउरी की वजह से। सिर्फ डाउरी एक्ट आने के बाद अगर आप देखेंगे तो महिलाएं कितनी तेज़ी से ऊंचाई पे पहुंची हैं। उसके बाद की जो जनरेशन आई है, फिर चाहे ICIC के चेयरपर्सन हो, चाहे कहीं पे भी इंदिरा नूई हो, कोई भी नाम ले लीजिए, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। उसकी वजह ये थी जब डाउरी का डर नहीं रहा माँ बाप को, तो माँ बाप अपनी लड़कियों को हर माँ बाप पसंद करता है, प्यार करता है, उनको भी आगे बढ़ते देखना चाहता था। लेकिन सिर्फ डाउरी के लालच में, डर में, दुख में कि हमारी लड़की दुखी ना हो, उसको शादी के बाद परेशानी ना हो, डाउरी संभाल लो, शादी के लिए पढ़ाई मत कराओ, जिससे पैसा उसको अच्छी तरह से दे के अच्छा सा लड़का खरीदा जा सके। और उसके बाद भी अगर कम पैसा दिया है, कम दहेज दिया है, तो उन लड़कियों की जो दुर्गत होती थी, जो बुरा हाल होता था, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। कितनी कहानियाँ गिनना शुरू करेंगे तो कमी पड़ जाएगी। कानून के बाद, कानून के आने के बाद कितना बदलाव, आपने जमीनी स्तर पर आप काम करती हैं, हाँ जी, कितना चेंज आया है? कानून के बाद, कानून आने के बाद आज की तारीख में किसी भी परिवार में दहेज की बात कोई नहीं करता। सिर्फ ये बात करते हैं बच्ची की पढ़ाई, बच्ची का भविष्य, बच्ची को इक्वल ट्रीटमेंट। और कोई भी माँ बाप बच्ची को दुभाव में नहीं देखना चाहता था, लेकिन दहेज की वजह से माइंडसेट हो गया था। अब वो चेंज आया है। ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म हुआ है। इसी के साथ पॉक्सो एक्ट से भी जो है बच्चों को जो सुरक्षा मिलेगी,
क्योंकि पॉक्सो एक्ट बच्चे इंडिया में 52% सेक्सुअली अब्यूज़ पाए गए हैं एक स्टडी में। अगर आधे बच्चे समाज के सेक्सुअली अब्यूज़ हैं और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बच्चों पे पड़ता है, वही बच्चा कल को बड़ा होकर समाज का हिस्सा बनता है, मुख्य हिस्सा बनता है, समाज का कर्णधार बनता है। और जब वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा तो कैसा समाज होगा, ये किसी को कहने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉक्सो एक्ट ने दूसरा बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया है। अब जो नया रिफॉर्म आने वाला है, ये जनधन खाता से और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से गरीब आदमी में जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसका हक कोई छीनेगा नहीं, तो वो उसके जो एक नीयत है कि अपने को हर एक से छीन झपट के लेना है, वो नीयत जब ख़त्म होगी तो इस देश में समरसता का भाव अपने आप आ जाएगा। सबको पता होगा कि उनको अपना हिस्सा मिलेगा, तो छीना झपटी की नीयत ख़त्म होते ही यहाँ पे समाज में सब लोग एक दूसरे को ज़्यादा सहयोग करेंगे। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है और मानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। अजय सर, अदालतें आज़ादी से पहले भी थी, जब हम अंग्रेज़ों के दौर में जी रहे थे, जब भी अदालतें थीं। अब आज़ादी के बाद अदालतों को बदलना या अदालती निज़ाम को चेंज करना कैसा था? एक कहाँ से एक चैलेंज था कि एक आज़ाद न्यायपालिका होनी चाहिए? नहीं, देखिए, न्यायपालिका तो आज़ाद है, ये हमारी संविधान की मूलभूत भावना है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी न्यायपालिका पे टिकी हुई है और इसकी आज़ादी में कोई खलल नहीं है। लेकिन जो मैं मूल बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो आप प्रोसेस को देखिए, 75 साल कानून कैसे चल रहा है। संविधान से भी पहले आपने संविधान में जो बातें लिख दी या कह दी, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जिसने हिंदुस्तान को ये नया शक्ल दिया है। आपने भी कहा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, संसार की बड़ी जमहूरियत। तो संविधान ने तो लिख दिया एडल्ट फ्रेंचाइजीज, हर आदमी का एक वोट होगा, उसका आधार होगा, उसको लागू कौन कराएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लॉ के बच्चों के लिए, संविधान से पहले इलेक्शन कमीशन की स्थापना, क्योंकि उसने संविधान में जो बातें लिखी थी उसको लागू कराना था। इसलिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सबसे पहला कानून बना एडल्ट फ्रेंचाइजी को, वो 1951 भी है और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 भी है, जो फिर हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से बोरो किया। अब अगर मैं इस सवाल से इसको जोड़ूं तो यहाँ पे आके अदालत का रोल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कैसे हो जाता है कि अगर वंस द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज ऑन, वंस डिक्लेयर्ड, इलेक्शन कमीशन खुद में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो देश की कोई भी अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आप कहते हैं कानून, आपको जो दूसरी चीज़ मुझे याद आती है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान तो लागू हो गया, उसमें हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख दी। अब जब हम उसको लागू करने के लिए चले तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे ग्राउंड जीरो पे, नीचे पे। उसमें पहला चैलेंज जो आया, जो मुझे याद आ रहा है, वह था रिजर्वेशन का। संविधान का पहला शब्द क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहां से संविधान शुरू होता है जी। ये होने को इंडिया से शुरू हो सकता था, पीपुल से शुरू हो सकता था, कैसे भारत से शुरू हो सकता था? नहीं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द कोर, इसेंस क्या है? हम, मैं हूं मुल्क, मुल्क मेरे से है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है और ये बहुत बड़ा दर्शन है जो इस संविधान में हमको समझने की जरूरत है। तो जब ये कानून चला जी, तो पहला ही कॉन्फ्लिक्ट आया रिजर्वेशन के मसले पे। कोर्ट, जो आपने पूछा जी, कोर्ट ने सरकार के रिजर्वेशन के फैसले को उल्टा कर दिया। क्यों? संविधान के 8th शेड्यूल में राइट टू इक्विलिटी है, तो एक तरफ आप समानता की बात करते हैं और एक तरफ आप महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाना चाहते हैं, दलितों के लिए या वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन। तो मैं कोर्ट के जानिब से बोल रहा हूं जी, मैं तो अलाउ नहीं करूंगा। मैं कैसे अलाउ कर सकता हूं? एक तरफ आप, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मैं कुछ यहां बोलता हूं और अभी हमारे पुलिस आके हमारे ऊपर एक FIR कर लेती जी, तो संविधान तो हमें राइट दे रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, एब्सोल्यूट राइट है वो। लेकिन यहां पे जो बात है कि अदालतें कहां पे आके उनके दायरे डिफाइंड होते हैं या तय हो जाते हैं कि अब पहला अमेंडमेंट आया 1951 में,
जी जिसने 2 शर्तें रखी, 3 शर्तें रखी। पहली कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन विद इन दिस फ्रेमवर्क। वहां पे रोक लगा और अदालत के हाथ बंद गए। जी दूसरा जो अमेंडमेंट इसी का हिस्सा था, वो रिजर्वेशन के मसले पे था। हमने कहा राइट टू इक्विलिटी है, समानता का अधिकार है, तो आप किसी खास वर्ग को, तो वहां पे भी इस अमेंडमेंट के द्वारा उस समय के प्रधानमंत्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, यहां पे अदालतों को अधिकार नहीं है हस्तक्षेप का, कि अगर राज्य, अगर नेशन, अगर स्टेट किसी खास वर्ग को जो दबा है, कुचला है, जो पिछड़ा है, उसको आगे करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगी। सर, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। हाँ। ये इसका एक सबसे बड़ा एक टैगलाइन जी, हम दे जी, सकते हैं, जी। क्योंकि जब एक वेलफेयर स्टेट है तो उसके अंदर ही तमाम जितने भी वर्ग हैं समाज के, उनको ऊपर लाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, उसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए ये तमाम चीजें जो हैं हमें करनी पड़ेंगी। अजय सर ने बात की कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की बात की, उनको शामिल करने की बात की, और वी द पीपल ऑफ इंडिया में ये बच्चे भी शामिल हैं जो आज लॉ के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप भी, आपके दिलों में जो भी आपके सवाल इस डिस्कशन के साथ साथ आ रहे हैं, मैं चाहूँगा आप भी लोग अपने जो सवालात हैं वो ज़रूर पूछें, जो भी सवाल आपका हो और हमारे जिस भी आप मेहमान से पूछना चाहते हैं। मेरा नाम आनंद है और मेरा सवाल आपसे है कि आपने बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास एक राइट है और उसमें थोड़ी पैरामीटर सेट की हुई हैं, लेकिन आज के दिन में जिस तरीके से सेडिशन लॉ को लागू किया जाता है या फिर लोगों पे लगाया जाता है, क्या वो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्चुअल एसेंस में अप्लाई होने देते हैं? जिस तरीके से सेडिशन लॉ को हम, कोई भी अगर कुछ बोलता है तो जिस तरीके से उनके ऊपर वो सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो क्या एक तरीके से हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा है? ये अदालतों के हाथ यहाँ पे आके बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट में ही वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, लेकिन साथ में आपको रोक लगा दी गई कि आप, वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक नहीं रहा, राइट टू ट्रेड, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू बिजनेस, सबको वहाँ पे। और देखिए, वो अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, किसान आंदोलनरत थे, अदालतों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहाँ से आया? ये भी इसी अमेंडमेंट से आया कि एग्रेरियन रिफॉर्म के नाम पर सरकार ने 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया और कहा कि अगर लैंड रिफॉर्म, क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन संभव नहीं था, अगर हम संविधान के हिसाब से चलते तो इसलिए एक स्पेशल एक्ट लाना पड़ा जिसके तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। आप लोग वाकिफ होंगे, बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास जमीन होते थे। फिर वही बात होती है, एक तरफ कंट्राडिक्शन देखिए, इक्वलिटी, दूसरी तरफ आपने जमींदार इजारेदार क्रिएट कर दिए, एक तरफ इक्वलिटी, दूसरी तरफ बड़े कॉरपोरेट घराने। जी जी। तो कानून एक तरफ आपके साथ भी खड़ा है और दूसरी तरफ इस तरह के जो कंट्राडिक्शंस हैं उनको रोकने के लिए भी कानून आती है। देखिए, अदालतें या हम आप काम क्या करते हैं, हमारे पास तो जो एक कानून है उसके दायरे में फैसले देने जो हैं, रूपरेखा उसके बना दी गई है उसके तहत हमें चलना और होगा। सरकार हमेशा सर्वोपरि है। संविधान, कानून बनाने का काम किसना है? लेजिस्लेचर का है। अगर वो उसमें फील करते हैं, चेंज करते हैं, तो अदालतों को तो उससे मानना पड़ेगा। वक्त और ज़रूरत के हिसाब से समय बदलता है, समाज बदलता है, कानून को भी बदलते रहना पड़ेगा। मैं इस बात में नहीं कहता हूं कि सेडिशन लॉ का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, हो रहा है, अब सही है। डॉरी एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस का भी दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन संविधान की ऐसी मूल भावना नहीं है। बहुत खूब। कोई और सवाल जो पूछना चाहते हैं? मैं अभिमन्यु हूँ, मेरा सवाल अर्चना मैम से है। तो आपने डॉरी एक्ट की बात करी, तो देयर वाज अ टाइम जब इस सब चीज़ों की नीड बहुत ज़्यादा थी, तो ये डॉरी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ फॉर प्रोटेक्टिंग द वुमेन्स एंड ब्राइड्स। अब इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। हर रोज़ हम नए केसेस देख रहे हैं जिसमें फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं, फॉल्स केसेस फाइल हो रहे हैं। आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है? और जैसे अभी सर ने बोला कि लॉ बदलते रहना चाहिए, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ से जो मेल प्रोटेक्शन राइट्स है वो उस चीज़ को हम कैसे पोर्ट्रे करेंगे और वे फॉरवर्ड क्या है आगे?
कहते हैं ना मतलब लोगों की कहावत है, तो कानून बनेगा तो मिसयूज भी होगा, क्योंकि इसीलिए तो कानून बनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को बिगाड़ने में कुछ ऐसा करते रहते हैं, इसलिए कानून बनाना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है, डाउरी एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, लेकिन उसी की वजह से दुर्भाग्य देखिए डाउरी एक्ट इतना वीक कर दिया गया, क्योंकि उसमें करना पड़ा, उसमें मॉडिफिकेशंस लाने पड़े, क्योंकि अगर नहीं ला रहे थे तो इनोसेंट लोग कुछ लोगों के हाथों के शिकार बन गए थे, और इसलिए उसमें चेंजेस लाने पड़े। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जो चेंजेस लाने पड़े, लेकिन चेंजेस लाना समय की मांग हो गई थी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा डाउरी एक्ट का मिसयूज़ हुआ था। पर उसके बाद एक समाज में एक अपने आप चेतना जगी है। ये जो मैं देख रही हूँ ज़मीन पे, मैं कानून की भाषा में नहीं बात करूँगी, मैं आपको ज़मीनी बात बताऊँगी। कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, हर एक के यहाँ अब दहेज की बात नहीं हो रही है, और लड़की को पढ़ा के मजबूत करने की बात ज़रूर हो रही है। तो ये जो एक चेंज आ गया है, समाज ने अपने आप सोचा कि अब कानून के बजाय हम लोग खुद अपना जिम्मेदारी समझें, तो ये डाउरी एक्ट के बाद ही चेतना ज़्यादा जगी है। उसके पहले उतना ज़्यादा मैंने नहीं फील किया, या तो मैं उस ज़माने में उतनी बड़ी नहीं थी शायद, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है आज के ज़माने में इस डाउरी एक्ट की अब ज़रूरत भी नहीं रह गई, अगर आप हमसे पूछे तो, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया जो समाज के लिए करना था। ये बिल्कुल ठीक है कि अभी तक हमारे करीबन 1300 एक्ट अभी तक बन चुके हैं कुल मिला के, स्टेट लॉज और जो सेंट्रल लॉज हैं, और 105-6 के करीब कॉन्स्टिट्यूशंस में भी अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो लेजिस्लेचर अपना काम बखूबी कर रही है, जो भी एक्सप्रेशंस हैं लोगों की। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, चाहे डावरी, अब डावरी प्रोविजन में जब अर्नेश कुमार का जजमेंट आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया कि पुलिस ने 1 साल में 3 लाख आदमियों को अरेस्ट कर लिया था। तो जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट जो है उस केस में, और उसमें सेडिशंस लॉ का इंटरप्रिटेशंस जो है अपने फेवर में, जो भी पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं या पार्टीज़ होती हैं जो पावर्स में होते हैं, वो अपने उसमें उसको इंटरेस्ट को, उस डेफिनेशन को इंटरप्रेट करके आपको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो लॉ बेसिकली गलत नहीं है, बड़ा रिसर्च करके, बड़ा स्टैंडिंग कमेटी में जाके लेजिस्लेचर पूरा बैठ के करती है। जैसे SC/ST का लॉ था, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन एक्सप्रेशंस को ध्यान करते वापस पार्लियामेंट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को उन्होंने चेंज कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि एक जो भी पीपल्स की एक्सप्रेशंस है वो लेजिस्लेचर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो डिफरेंस है हमारा, जो वो लॉ के एग्जीक्यूशन में है। पुलिस भी उसमें सबसे बड़ी एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ या पुलिस है, ये बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो उस लॉ की सही इंटेंशंस को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और दोनों केसेस में ऐसा ही है। बेसिकली ये PMLA लॉ भी ऐसा ही है, जो अभी भी रिसेंटली, प्रोविजंस गलत नहीं है, प्रोविजंस का इंटेंशन सही है, लेकिन उसका जब एग्जीक्यूट करता है जो भी एग्जीक्यूट एजेंसी है, वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम्स होती है। तो देखो अब 7 साल के जो क्राइम में सब में 41 का नोटिस दोगे तभी आप अरेस्ट कर पाओगे। अब एक्चुअली लॉ उसने इंटरप्रेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर ये पावर है तो पावर के साथ राइडर लगा दिया कि जस्टिफाइड पावर है आपके पास अरेस्ट की। ये नहीं कि पावर का आपको अरेस्ट का राइट मिल गया तो आप किसी को भी कैसे भी अरेस्ट कर लो। तो दोनों एक्ट गलत नहीं है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे वो जरूर उसमें क्वेश्चनेबल है। एक सवाल और लेना चाहते हैं जी। नमस्कार पैनलिस्ट, मेरा नाम करण भोला है। मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से और एक स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ। मेरा सवाल आप तीनों पैनलिस्ट से है। आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास हक है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो कुछ ग्राउंड्स के साथ। आर्टिकल 14 के अंदर हमारे पास इक्वालिटी है, और आर्टिकल 21 के थ्रू हमारे पास लाइफ एंड लिबर्टी का हक है। मेरा सवाल ये है कि प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी, लीगलाइज्ड क्यों नहीं है, और अगर लीगलाइज कर दी जाती है तो उससे हम क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं चल रही, प्रोस्टिट्यूशन चल रही है। बहरहाल ब्रॉथल रखना एक कानूनी अपराध है। तो ये मेरा सवाल आपसे है। यस सर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखो, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है जो मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, ट्रांजिशन की फेज होती है, तो उसमें कल्चरल जो अपहीवल्स है उनका ध्यान रखना पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट को और किसी भी सोसाइटी को। इस केस में भी ऐसा है। हमने कितनी रहा कि जो हमारा ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था, या जो गे से रिलेटेड था, या जो 377 जो है हमने हटाई है, 497 अब उसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया, और बहुत सारे ऐसे कानून जो प्रोग्रेसिव लॉ की तरह हम देखते हैं वो अब चेंजेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस को भी चेंज किया है
इन द इंटरेस्ट ऑफ जो हमारा सोसाइटी मॉडर्न की तरफ बढ़ रही है वहीं जा रहे हैं जहां ऑलरेडी हमारी वेस्टर्न कंट्री जा चुकी है। लेकिन स्टेजेस होती हैं, अगर हम एकदम से सारी, अब देखो सती प्रथा है या जो भी हमारे रिलीजन में कुरीतियाँ थी उनको 100 साल लग गए हमें चेंज करने में, तो अभी तो 70-75 साल का है, हम 80% काम जो है वो कर चुके हैं। ये बहुत चाहे बड़ी वो कामयाबी। मुस्लिम, हाँ, चाहे मुस्लिम विमेंस हों चाहे इंडियन विमेंस हों, उनके राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम उनको अब अच्छे ढंग से हम दे चुके हैं। तो प्रॉब्लम्स यही है अभी कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ये जो है टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये उसी डायरेक्शंस में जाएगा। यानी जिस तरह से रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सुधार की बात हो रही है, हर किसी के विकास की बात हो रही है, तो यानी हम उसी डायरेक्शन में हैं अभी भी। अर्चना जी, आपका क्या रिएक्शन होगा सवाल पर? राजेंद्र जी ने सारा जवाब दे ही दिया कि समाज को मतलब ना जो है समस्याएं या जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने में, रिसर्च करके उनको फॉर्म में लाने में टाइम लग रहा है, लेकिन उस तरफ दिशा चल रही है अपनी। और आप लोग हैं आज के युवा पीढ़ी जो इसको आगे बढ़ाएंगे और समाज की कुरीतियों को जल्दी से अच्छी तरीके से रिसर्च करके, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में, जिम्मेदारी के साथ ठीक करेंगे। ये हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे। अजय सर, क्योंकि इनका सवाल तीनों से था तो मैं इसके एक स्मॉल रिएक्शन आपका भी लेना चाहता हूँ। देखिए, आपने सवाल पूछा तो हमारा वकील वर्ग कहता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाए। हमारे लिए तो कोई सुरक्षा नहीं, हम भी कोर्ट के अफसर हैं। सरकारी वकील को सुरक्षा है, जज साहब को सुरक्षा है, हम उस मुकदमे में पेश हो रहे हैं, हम बाहर निकले, हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। पत्रकारों का कहना है कि हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार सुरक्षा कर नहीं सकती, तो हमें रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दिया जाए, हमें बंदूक का लाइसेंस। एस्पायरेशन अपनी जगह सही है। मैंने हमेशा कहा कि इस 75 साल की जर्नी को देखिए, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जब हम मुल्क स्वतंत्र हुआ तो जो रिपब्लिक में, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो राइट थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी, वो कानून आए। दूसरा स्तर कौन था कि वो कानून ग्राउंड रियलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, तो उसको हटाने के लिए कानून बने या संविधान में अमेंडमेंट हुआ। सबका साथ सबका विकास जब होगा, ये तब हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते भी रहेंगे। अर्चना जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। जी, हम ये कहना चाहते हैं, जैसा कि अजय जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए अभी जो मोदी जी ने नया चेंज लाए हैं कानून में, राशन कार्ड में पहले घर का मुखिया का नाम होता था जी, अब राशन कार्ड महिला के नाम पे बनता है। और जो गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं उसमें महिला को ही नाम पे मकान इशू हो रहा है। और हमने देखा है कि इसमें ये नहीं देखा गया कि हिंदू परिवार है या मुस्लिम, महिला के नाम पे वो मकान इशू हो रहा है। तो महिला सशक्तिकरण इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि महिलाओं के जो भी मुद्दे हैं, कोई भी हो, चाहे आपका वेश्यावृत्ति का भी अगर है, तो महिलाएं अब इतनी खुद एम्पावर हो जाएंगी, इतनी सशक्त हो जाएंगी, जागरूक हो जाएंगी कि वही अपने मुद्दों को खुद एड्रेस करेंगी। जैसा हमने आपको बताया कि समाज ने दहेज के मुद्दे को अपने आप ही एड्रेस कर दिया है, तो उसी तरह से ये भी हमारे ख्याल से, और आप जैसे बच्चे हैं तो हम जल्दी ही देख रहे हैं कि अपना देश बहुत अच्छा रिफॉर्म होगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसी डिस्कशन में अजय जी ने एक बात कही कि हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए चाहता है कि मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं तो रिवॉल्वर दीजिए। राजेंद्र सर, अगर सबके पास रिवॉल्वर आ गई, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो हर कोई ये भी चाहता होगा कि कहीं ना कहीं उसको आज़ादी होनी चाहिए कि हथियार रखे। इस चीज़ को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज था। नई सरकार जो बनी, एक हमारा आज़ाद हिंदुस्तान था, नई सरकार थी, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज था। जैसे अजय सर ने कहा कि सबको सुरक्षा देनी है, नहीं तो वो हथियार की मांग करेंगे। सोशल डिफेंस की बात की थी मैंने बहुत पहले कि पुलिस का जो मेजर रोल है आज के टाइम में, वो एक सोशल डिफेंस है। मतलब एक कम्युनिटी का लार्जर जो है उसमें उसको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट करना, जिससे आपको इंडिविजुअल जो है वेपन्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये एक जो टाइम की एक डिमांड थी कि जिसके अंदर जो है वेपन्स का दिया गया था, उसके रिजल्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड हमने देखे कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो तो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन उसके एडवर्स जो इम्पैक्ट हैं वो ज़्यादा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल हम रिवॉल्वर दे के या कुछ दे के बहुत ज़्यादा कुछ भला करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेवारी दी गई है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की, अगर वो अपना काम बखूबी करेंगी तो हो सकता है ये ज़रूरत जो है हमारी अलग हो जाए। तो ये, हाँ, ये एक इशू है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन है,
खासकर उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखते होंगे अखबारों में न्यूज़ डेली पढ़ते होंगे कि आज वहाँ से रिकवर किया, आज वहाँ से रिकवर किया, आज वहाँ से किया। तो डेफिनेटली उस चीज़ को डील करने के लिए फिर वही वो जो एक्ट जो हैं, नए नए एक्ट जो हैं, अब हमारे पास मोकोका है, एनडीपीएस के बड़े सीरियस प्रोविजंस आए हैं, आर्म्स एक्ट में भी जो है एनहांस पनिशमेंट्स के प्रोविजंस आ गए हैं। तो क्या हो रहा है कि उसको डील करने के नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर है कि पुलिस उसमें या गवर्नमेंट जो है उसके इंक्रीज़ करेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी को अपने आप भी उसमें आना पड़ेगा। जैसे निर्भया के गैंग रेप केस से सज़ा हमने जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है अमेंडमेंट, उसमें हमने सज़ा फांसी तक कर दी। 12 साल के केस में तो अगर रेप है तो उसमें तो एक तरह से लाइफ जो है मेजर पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या केसेस तो अभी नहीं हुए ना कम, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। वन ऑफ द स्टेप्स हो सकता है इन राइट डायरेक्शंस, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे स्टेप्स भी सोसाइटी की तरफ से दूसरे स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, जिससे उसका एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, जिससे उसका हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। बिल्कुल, और बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अगर स्टूडेंट के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट हैं और जो भी सवाल पूछना चाहें उनका सवाल लेंगे ज़रूर। सर, मेरा नाम मिताक्षा है। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक अगर हम जो जनता है उसे सेक्स एजुकेशन देंगे तो क्या ये रेप केसेस कम होंगे? ये किन से पूछना चाहती हैं सवाल? तीनों पैनलिस्ट से। जी अर्चना जी, मैं सबसे पहले चाहूँगा इसका जवाब आप दें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस के भी आपके पास पहुँचे हैं और ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सेक्स एजुकेशन का जो मुद्दा है उस पर काफ़ी गंभीरता से सरकार इस समय काम कर रही है और उसको एक सही रूप में, प्रारूप में लाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से काम हो रहा है। तो कब आएगा ये तो डिपेंड करेगा, रिसर्च सही तरीके से हो जाए, सही तरीके से उसकी वेटिंग हो जाए, उस पर काम हो रहा है। और सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक उसका प्रारूप होता है, वो हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के उस एजुकेशन का प्रारूप होना चाहिए। अगर वो होती है तो रेप ही नहीं, समाज की कुरीतियों पे, समाज में होने वाली मानसिक समस्याओं पे, बहुत सारे जैसे आजकल क्रिमिनल्स बहुत जल्दी होते हैं, ड्रग अब्यूज़ बहुत होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत होती है, ये सब बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सब भी कम होंगे। तो ये बात सही है, रेप ही नहीं, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ कम होंगी इसकी इसको। वजह से। लेकिन अजय सर, तमाम चीज़ें हैं और हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब भी बहुत पुरानी है। जिस तरह इन्होंने सवाल किया कि क्या इस एजुकेशन को देने में वो हमारी पुरानी तहजीब, हमारी रिवायत और हमारा अध्यात्म किस तरह हमें अलाउ करेगा और किस तरह हम इस पथ पर आगे बढ़ सकें? रेप का अगर आप डाटा देखें तो रेप कमिट कौन करता है? आपके जानने वाले। रेप इज ए नॉट क्राइम डन बाय स्ट्रेंजर्स। क्यों सर? ये डाटा प्रमाणित है मैडम, प्रमाणित है। रेप कहाँ होता है? निर्भया एक एक्सेप्शन है, सड़क पे हो गया, लेकिन अगर मैं डाटा के हिसाब से बात करूं तो रेप घर के अंदर होता है, आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव्स के द्वारा, क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा। ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हर गड़बड़ी को आप कानून के माध्यम से कैसे ठीक कर लेंगे? मानसिक सोच में परिवर्तन की जरूरत है। हमें वो हिंदुस्तान भी याद करना चाहिए जहां गार्गी और मैत्री जैसी महिलाएं पैदा हुई हैं, विदुषियां पैदा हुई हैं। लेकिन सर, क्या ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या सेक्स एजुकेशन से इस चीज के ऊपर कुछ अंकुश लगेगा? मैं एजुकेशन कहां से शुरू होगा बच्चे का? जब माँ बाप लड़के और लड़की में डिफरेंस करना बंद करेगा। वो लड़के से तो कहता है यस इट इज ओके टू हैव गर्लफ्रेंड, बट लड़की अगर बॉयफ्रेंड है तो प्रॉब्लम। लड़का 12 बजे घर आए, कहां से आए? बाहर से आए, हैं? अभी बोल रहे हैं ब्रोथल का लाइसेंस चाहिए, वहां से भी आए, लाइसेंस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की जाए तो प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारे समाज का हिपोक्रेसी है, सोच कुछ दिखावा कुछ, यह जब तक नहीं बदलेगा। आज आप कह रहे हैं ब्रोथल का लाइसेंस, मैंने कहा गन लाइसेंस, कल को कोई कहे ड्रग का लाइसेंस क्यों नहीं? मेरी जिंदगी है, मैं ड्रग लूंगा। इस पर छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, क्या रिएक्शन है? जो सवाल भी आपके सामने है। देखो, मुझे ये लगता है कि एजुकेशन किसी भी चीज़ की ख़राब नहीं है। अवेयरनेस जो है जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और डिसीजंस जो है वो आप बेहतर ले पाएंगे। अगर अनएजुकेटेड है, उससे एजुकेटेड आदमी बेहतर डिसीजन लेने की सिचुएशंस में रहता है। अब वो एजुकेशन सेक्स एजुकेशन है या किसी और टाइप की एजुकेशन है,
तो एक सर्टेन स्टेज पे उसको दिया जाना चाहिए। अगर पहले सोसाइटी उसमें आगे आई, फिर गवर्नमेंट उसमें आगे आई, वो एक इश्यूज़ हो सकते हैं कि किस स्टेज पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पर मेरे हिसाब से एजुकेशन किसी भी चीज़ की गलत नहीं है, और अगर सेक्स एजुकेशन है वो भी एक सर्टेन स्टेज पे सर्टेन एज के साथ दी जानी चाहिए, और उसका हमारा बेहतरी रहेगा। हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, जिधर हम जा रहे हैं, उसमें ये भी एक जो है इंडिकेटर है। एक बात और बताना चाहूँगी मैं रेप की, क्योंकि आपने बात की तो आपको डेटा बता दें। जो स्टडी हुई थी बच्चों के ऊपर, 53% बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ पाए गए थे, और उसमें से 57% आउट ऑफ दैट 53% वर बॉयज़। लड़कों के रेप ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोग लड़कों को बिल्कुल ये सोचते हैं कि वो तो मजबूत हैं, वो समाज को बचाने वाले हैं। तो जब मानसिक सोच की बात करें, सामाजिक सोच की, ये बात हम आप लोग के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से समाज से कहना चाहते हैं। हम लोग लड़कों के ऊपर एक प्रेशर डाल के रखते हैं बचपन से ही कि उसे घर चलाना है, उसे देखभाल करनी है, तो मजबूत है, और उसको मजबूत बनाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। उसके संग क्या हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर है, उसको समाज को बचाना है, घर को संभालना है। वो बच्चे के संग अगर कोई हादसा होता है तो घर आके बता नहीं पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो लड़का नहीं रहेगा अगर वो घर में बता देगा आके। हमें मानसिकता को, इस सोच को ख़त्म करना है। हमें लड़के और लड़की को जब पाल रहे हैं तो दोनों को ही प्यार से पालना है, दोनों को ही प्रोटेक्ट करने की भावना से पालना है, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये सब लोग ध्यान रखें। अगर ये करने लगेंगे तो हम आपको पूरा समाज को एश्योरेंस करते हैं हमारे यहाँ से रेप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे के संग हादसा हो रहा है, लड़के के संग जो हादसा हो रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है। और मानिए चाहे ना मानिए, पुरुष प्रधान समाज है, उसमें कोई खराबी नहीं है। सर एक ही होता है शरीर में, तो हेड एक ही होगा, फैमिली हेड एक ही होगा, चाहे पुरुष प्रधान हो चाहे महिला प्रधान। जो भी प्रधान है उसके ऊपर इतना प्रेशर ना पड़ जाए उस परिवार का कि वो बच्चा अपने समस्याओं को बता ना पाए, ऐसी समस्याओं को जिससे उसको लगे कि उसकी प्रधानता के ऊपर आंच आ सकती है। अर्चना जी, एक सवाल आपसे जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि स्टडी ये बताती है कि लड़कों के साथ ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज किया गया है। हमारे जो कानून है कितने जेंडर न्यूट्रल है? पॉक्सो 100% जेंडर न्यूट्रल बना है। बच्चों के केस में पॉक्सो बहुत ही पावरफुल, बहुत इफेक्टिव कानून है। अगर हम लोग पॉक्सो की जानकारी सबको पहुंचा दें तो रेप गारंटी से खत्म हो जाएंगे। एक सवाल हम लेना चाहेंगे, एक स्टूडेंट सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार पैनलिस्ट, मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। अभी हम जैसे रेप की बात कर ही रहे हैं, तो हम हमेशा बात करते हैं अनमैरिड वुमेंस की रेप की बात, बट लेकिन मैरिड वुमेंस का क्या? बिकॉज हमने सेक्शन 375 के एक्सेप्शन में मैरिटल रेप को तो एक्सेप्शन दे दिया है एक तरीके से। कंसेंट की बात तो मैरिड वुमेन के उस टाइम पे भी वही आती है, कंसेंट की बात। तो अनमैरिटल रेप को क्या हमें क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए? तो क्या चाहते हो कि शो के बाद हम और नुमान साहब कहीं दिखे नहीं? सारे उसका दूसरा एक एस्पेक्ट है जो इस तरह के केसेस बिल्कुल सामने आए हैं, और एक डिमांड एक तरीके की सामने आई है। नहीं, बहुत मौजूद सवाल है। और छत्तीसगढ़ की एक जजमेंट में एक हस्बैंड को इस पे सजा भी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं इस पे, आपका स्टैंड, मतलब आप मीन्स सरकार से पूछा है कि आपका स्टैंड क्या है। गवर्नमेंट का अभी तक जो जवाब आया है हाई कोर्ट में वो गोलमोल है। वो वही संस्कार और मतलब वैवाहिक प्रथा, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, कस्टम है, वो टूट जाएगी। हाई कोर्ट ने बिल्कुल मौजूद आपसे ज़्यादा कड़े शब्दों में पूछा है कि सिर्फ 7 फेरे ले लेने से ये अधिकार नहीं हो जाता आपको कि यू विल गो ऑन कंटिन्यूअसली। वो एक संस्कार माने, कॉन्ट्रैक्ट माने, जो भी माने, महिला का अपना विश है। सिर्फ आपने 7 फेरे ले लिए, इसका मतलब आप ज्यादती और अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। अंडर द ग्रैब ऑफ द मैरिज you can't take excuse or seek not sealed behind the commit a crime of rape and sealed behind the grab of the marriage. This is the exact quote of the justice who has used this. But then, as I told you, legislation is part of the government. आज की कानून इजाजत नहीं देती है। एक छत्तीसगढ़ में सजा भी हुई है, it is challenged in Supreme Court. So ultimately government is one party in this. Government has to come out. अर्चना जी, आपका क्या कहना है इस पर? मैं बिल्कुल एक रिएक्शन जरूर लूंगा दोनों गेस्ट से। हाँ, ये रेप का जो मुद्दा है, मेरा जो अपना है सोचना,
इसमें सिर्फ महिला ही क्यों, पुरुष के संग भी तो हो सकता है ऐसा। तो इसको पहले तो जेंडर न्यूट्रल किया जाए। अभी भी रेप जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ है, तो पहले तो उस मुद्दे पे हम लोग बात करें। वो एक ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। अगर वो एड्रेस हो गया तो यहाँ तक आने की नौबत हमारे ख्याल से नहीं पड़ेगी। तो उस बारे में ज़रूर बात करी जाए। और जैसा कि अजय जी ने कहा, और मेरा भी अपना विषय यही है, पॉक्सो के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। जब पॉक्सो के थ्रू इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करने, स्टॉप करने की बात करने लगेंगे, तो आगे जाके ये नौबत आएगी ही नहीं। क्योंकि हम लोग एक स्वस्थ मानसिकता वाले नागरिक बनाएंगे देश में, जो कि देश में सही सिस्टम, सही समाज के भलाई के लिए जो ज़्यादा काम करने वाले सोच है, उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे आगे। जी जी। तो सर, आपका एक स्मॉल रिएक्शन इस पर चाहूँगा। मैं इस अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो आपका जो 375 की जो एक्सेप्शंस थी कि जिसमें 15 साल की लड़की अगर मैरिड है या 16 साल की लड़की है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया था। लेकिन इस केस के बाद उन्होंने उसको 18 साल जो है उम्र कर दी। उसके रीजंस क्या दिए उन्होंने रीजंस दिए कि हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 से ये कंट्रावीन करता है, दैट्स वाई हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो क्या मैरिटल था, मैरिज सेरेमनी थी, मैरिज के साथ ही था वो, लेकिन एज उसमें कम थी क्योंकि वो पॉक्सो और डिफरेंट जो एक्ट्स थे हमारे उससे हिट कर रहा था। और हमारे जो बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका कानून का, जो आर्टिकल 14, 15 और जो हमारे 21 हैं, उनसे हिट कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया, 18 साल लिया है। अब ये जो सेकंड स्टेज आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो तीनों ही आर्टिकल्स उस चीज़ में भी आने वाले टाइम में एप्लीकेबल होंगे। आर्टिकल 14 भी, आर्टिकल 15 भी और आर्टिकल 21 भी होगा आने वाले स्टेज पे। लेकिन वो अभी जैसे पांडे साहब ने बताया, मैडम ने बताया कि कई चीज़ों के लिए हिम्मत जो है वो हिम्मत लेने के लिए स्टेजेस और सर्कमस्टांसेस नहीं होते, वो टाइम लगता है। एक कम्युनिटी को अपने पैरल लॉ के साथ, लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, वो वहाँ एक फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग को जब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से मिलाते हैं तो उसको दोनों को जब साथ चलने लग जाती हैं तब जो है कानून में चेंजेस आते हैं। तो वो एक वजह है। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जिस ग्राउंड्स पे ये चीज़ हुई है उसी ग्राउंड्स पे वो नेक्स्ट चीज़ भी आने का चांसेस हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से समाज आगे बढ़ता है, या आज 75 साल के बाद आज हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनका हल कैसे किया जाए, उसके लिए क्या कवानीन बनाए जाएं। यही आज़ादी है, यही आज़ादी का अमृत महोत्सव है कि जहां हम बैठकर अपने तमाम मसलों का हल अपने संविधान के ज़रिए, अपनी अदालतों के ज़रिए निकालते हैं और निकालते रहेंगे। इसी तरक्की के सफ़र पर हमारा जो चलना है, जिस तरह से हम गामजन हैं, हम भी और आप भी, आप सब इसी तरह हम जारी रहेंगे। और आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करना होगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस पेशकश में आप सभी ने अपने तासुरात, अपने ख्यालात शेयर किए हमारे साथ। आप भी नाजरीन अपने राय और मशवरे हमारे साथ मुश्तरक कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करने की दे दीजिए इजाज़त। आदाब। कैसा लग रहा है मैडम?